एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 में आज हम गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मोशन तथा बल के प्रभाव में गति में परिवर्तन के बारे में जाना था। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर हम यह जानते हैं कि किसी वस्तु के स्पीड तथा डायरेक्शन में परिवर्तन लाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। हम यह भी जानते हैं कि वस्तुएं पृथ्वी के द्वारा आकर्षित की जाती है, यानी कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है। न्यूटन ने इन सब बातों के लिए यह अनुभव किया कि उपयुक्त सभी बातों के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, यानी कि ग्रेविटेशन कहा जाता है। ग्रेविटेशन की व्याख्या सबसे पहले न्यूटन ने किया। एक बार की बात है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिरा। इस बात को देखते हुए उनके दिमाग में ये बात आई कि आखिर एप्पल पृथ्वी की ओर क्यों गिरा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एप्पल पृथ्वी से दूर गया। तो इस बात को सोचने के क्रम में उन्हें यह पता चला कि जो अर्थ है वो एप्पल की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक एट्रैक्शन फोर्स लगाता है और इसी एट्रैक्शन फोर्स के अधीन जो एप्पल होता है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। फिर उनके दिमाग में यह बात आई कि यदि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो अर्थ है वो मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करे। तो इस क्रम में उन्हें यह पता चला कि इन दोनों केसेस के लिए एक सेम टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। आगे बढ़ने से पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसमें यह पाया जाता है कि इस क्रम में उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम टू टाइम परिवर्तन हो रहा है। चूँकि इसके डायरेक्शन में टाइम टू टाइम परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि टाइम टू टाइम इसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह एक एक्सिलरेटेड बॉडी है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर यह कहा जाता है कि किसी भी वस्तु के वेलोसिटी में परिवर्तन लाने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि सर्कुलर पाथ पर मोशन करने वाले वस्तु में भी एक फोर्स अप्लाई होता है और यह जो फोर्स अप्लाई होता है उसे सेंटर की ओर धकेलने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह जो सेंटर की ओर फोर्स आकर्षित होता है, जो सेंटर की ओर फोर्स लगता है, इसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। ठीक है। जब हम अर्थ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स का सन के अराउंड घूमने की बात करें या फिर मून का अर्थ के अराउंड घूमने की बात करें तो इस क्रम में भी यह कहा जाता है कि यह एक सेंट्रीपिटल फोर्स के अधीन मोशन करता है। ठीक है। आगे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो एप्पल है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि अर्थ एप्पल की ओर अट्रैक्ट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी कि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा वस्तु सेम अमाउंट का फोर्स पहले वस्तु के ऊपर अप्लाई करता है। तो ऐसा होना चाहिए कि अर्थ को एप्पल की ओर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम इसके ऊपर न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि फोर्स को कांस्टेंट मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है। एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिस वस्तु का मास
ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस वस्तु का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चूंकि जो एप्पल है उसका मास अर्थ के मास के तुलना में नेग्लिजिबल है, यानी कि जो एप्पल का एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा और अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा वो मिनिमम होगा। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो एप्पल है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, न कि अर्थ पृथ्वी की न कि अर्थ एप्पल की ओर आकर्षित होता है। इन सब बातों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि जो सन है, सन के द्वारा अर्थ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अर्थ और मून के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। यह भी कहा जा सकता है कि अर्थ और एप्पल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी वस्तु हैं उन सब के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसी के लिए हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को स्टडी करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है और उनके बीच कार्य करने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है वो उसके मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कहा जा सकता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इसके लिए एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि कहा जा सकता है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, यानी एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, या फिर ऐसा कहा जा सकता है एफ इंटू डी स्क्वायर। डी को हम इधर करते हैं तो एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम, या फिर ऐसा कहा जा सकता है जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। ठीक है, तो इसके आधार पे हम इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा एफ यानी कि न्यूटन, डी यानी कि डिस्टेंस यानी कि मीटर का स्क्वायर, एम इंटू एम यानी कि मास, मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी यानी केजी का स्क्वायर, यानी कि जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नामक एक साइंटिस्ट ने एक सेंसिटिव कैलकुलेशन के आधार पे इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू का कैलकुलेशन किया और इसका वैल्यू क्या प्राप्त किया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर केजी माइनस 2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यह क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसे क्या कहा जाता है इन्वर्स स्क्वायर रूल कहा जाता है। तो यह जो इन्वर्स स्क्वायर रूल होता है ये कैसे प्राप्त किया जाता है हम अब इसके बारे में देखते हैं। प्लैनेट्स जो सन के अराउंड मोशन करते हैं, तो इसके लिए केपलर ने अपने लॉज का प्रतिपादन किया। इसके लिए केपलर ने अपने 3 लॉज का प्रतिपादन किया। जो फर्स्ट लॉ कहता है, केपलर का फर्स्ट लॉ यह कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मोशन करता है वह एक इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। ठीक है,
इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है और इसमें 2 सेंटर होता है। इसके एक सेंटर पर सन विद्यमान होता है। ठीक है, इनका सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ यह कहता है कि प्लैनेट के द्वारा स्वीप किया गया एरिया किसी खास टाइम इंटरवल में प्लैनेट के द्वारा स्वीप किया गया एरिया हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक प्लैनेट है जो इस पोजीशन पे है, टी टाइम इंटरवल के बाद यह इस पोजीशन पे पहुंचता है। इसी टाइम इंटरवल में मान लेते हैं कि यह वस्तु जो है यह इस पॉइंट तक पहुंचा, तो यह कहा जाता है, इस लॉ के अनुसार यह कहा जाता है कि यह जो एरिया है यानी कि इस टाइम इंटरवल में कवर किया गया यह एरिया इसी टाइम इंटरवल में तय किया गया इस एरिया के बराबर होता है। ठीक है, इनका थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। कहने का मतलब यह होता है कि जो प्लैनेट है जो सन के अराउंड मोशन करता है, तो सन के अराउंड जब मोशन करता है तो इसका मीन डिस्टेंस जो होता है यानी कि सारे डिस्टेंस का मीन डिस्टेंस उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके पीरियड यानी कि टाइम पीरियड के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि r/t² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, केपलर के दिए गए थर्ड लॉ के आधार पे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के आधार पे यह कहा जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर F इज इक्वल टू होता है mv²/r। ठीक है, यदि m को कांस्टेंट यानी कि किसी भी प्लैनेट के मास को कांस्टेंट मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²/r। ठीक है, चूंकि यह जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो इसके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 2πr टाइम इंटरवल। यानी कि कहा जा सकता है v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t², चूंकि 2π जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²/t²। ठीक है, चूंकि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? t² r²/t²। अब हम इसे ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? v² इज इक्वल टू r³ इंटू r। चूंकि केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार r³ क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, यानी कि कहा जा सकता है कि v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, यानी कि v² प्रोपोर्शनल टू 1/r, v² प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ऊपर हमने देखा था क्या होता है? f इज प्रोपोर्शनल टू v²/r, f इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? f इज प्रोपोर्शनल टू v² यानी कि 1/r, यानी कि 1/r इंटू 1/r, यानी कि f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू r, यानी कि r²। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो
ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो जब भी हम इस बात को अध्ययन करने की कोशिश करें कि जो अर्थ होता है वो किसी फोर्स के द्वारा हमें बाइंड करता है, यानी कि बंधित करता है, या फिर यह कहें कि जो एप्पल होता है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, या फिर इस बात का अध्ययन करें कि जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड मोशन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स सन के अराउंड मोशन करता है। तो इन सब बातों के अध्ययन करने के समय हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के महत्व का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुक्त पतन, यानी कि फ्री फॉल। जब हम किसी वस्तु के फ्री फॉल की बात करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु पृथ्वी के ऊपर फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से फ्रीली नीचे की ओर यानी कि पृथ्वी की ओर गिराते हैं तो इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। तो इस कंडीशन में ऊपर हमने यह स्टडी किया कि पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु को आकर्षित किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसके गति में परिवर्तन होता है, यानी कि वह एक एक्सिलरेटेड बॉडी हो जाता है। यानी कि जब हम ग्रेविटेशन के अधीन किसी वस्तु को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो उसके ऊपर एक एक्सिलरेशन कार्य करता है और इसी को ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, यानी कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। यदि हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो जैसा हमने एक्सिलरेशन के लिए एसआई यूनिट का कैलकुलेशन किया था उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यह कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब हम किसी वस्तु को ग्रेविटेशन के अधीन गिराते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स कार्य करता है वो क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि मास m इंटू जी। ठीक है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू mg। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आधार पे यह कहा जाता है कि जो दो वस्तु होता है, दो वस्तु के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है और उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है? जी एम एम बाई डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यह कहा जा सकता है कि एम जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर। एम से एम को जब हम कट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम बाई डी स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है और डी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें जो पृथ्वी से बिल्कुल नज़दीक हो तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो जी का यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एम जी इजक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि जी इजक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? तो जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो पृथ्वी से बहुत नज़दीक हो तो इस कंडीशन में यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु और अर्थ दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि हम इस डिस्टेंस के स्थान पे जब अर्थ के रेडियस को पुट करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ एंड आर जो होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अब हम थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू है
उसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का शेप इस तरह का होता है, यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस ज़्यादा होता है और पोल पे अर्थ का रेडियस कम होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो जिस स्थान पे रेडियस ज़्यादा होगा उस स्थान पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होगा, और जिस स्थान पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जिस स्थान पे रेडियस कम होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होगा और पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है Gm/r²। यहाँ पे जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ अर्थ और r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। इन सारे वैल्यूज, इन सारे पॉइंट्स का वैल्यू हमें पता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, मास का वैल्यू अर्थ का मास 6 × 10⁻24 होता है, अर्थ का रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। जब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू। और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो इसमें हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जब अर्थ पे किसी वस्तु पे गिराया जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके वेलोसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस वस्तु को गिराया जाता है उस वस्तु के भार पे डिपेंड करता है, या फिर उसके साइज पे डिपेंड करता है, या फिर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फॉर्मूला से हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। तो इस फॉर्मूला को देखने से यह पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो Gm यानी कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, वो वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यह कहा जा सकता है कि चाहे वस्तु भारी हो या फिर हल्का हो, उसे उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। यानी कि जब समान ऊंचाई से नीचे तक गिराया जाएगा तो जो उसका वेलोसिटी होगा वो समान रहेगा। ठीक है। अब एक बात ऐसे आती है कि यदि हम एक पेपर और एक पेन को गिराते हैं तो हम यह पाते हैं कि पेन जो है वो जल्दी गिरता है और जो पेपर होता है वो लेट से गिरता है। तो इस बात को समझने के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स को जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल में वायु और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है, तो इन पार्टिकल्स और एयर के जो पार्टिकल्स है इसके द्वारा एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है कि जो हल्का वस्तु होता है उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स कार्य किया जाता है और जो भारी वस्तु होता है उस पर कम फ्रिक्शन फोर्स कार्य किया जाता है। इसके कारण जो भारी यानी कि पेन है वो जल्दी गिरता है और जो पेपर है वो लेट से गिरता है। जब किसी वस्तु को ग्रेविटेशन के अधीन ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन कार्य करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कार्य करता है। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी इक्वेशंस मोशंस के लिए जो भी इक्वेशंस प्राप्त किए थे उन सारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन के स्थान पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके इस इक्वेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि v = u + gt, s = ut + ½ gt² और v² = u² + 2gs, इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग
किया जा सकता है। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और t टाइम, और s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यमान यानी कि मास। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो किसी वस्तु का मास होता है वह उसके इनर्शिया के माप के बराबर होता है, या फिर यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु का इनर्शिया है वह उसके मास के वैल्यू के बराबर होता है। यह जो वस्तु का मास होता है वह प्रत्येक स्थान पे सेम रहता है, चाहे हम किसी भी प्लेस या फिर किसी भी प्लेनेट पे जाए, किसी भी वस्तु का मास कांस्टेंट होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। जो मास होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेट। वेट क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु पे पृथ्वी के द्वारा एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और फोर्स जो होता है वो वस्तु के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि जब कोई वस्तु पृथ्वी पे होता है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और यही जो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होता है यानी कि फोर्स होता है, उसी को वेट कहा जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जो वेट होता है उसके मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जब हम वेट के एसआई यूनिट की बात करें तो वेट का एसआई यूनिट जो होगा, चूंकि ये फोर्स का वैल्यू है, फोर्स के वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि जो वेट है वेट का भी जो एसआई यूनिट होगा फोर्स की एसआई यूनिट के समान होगा, यानी कि वेट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम आसानी से समझ सकते हैं, क्या होगा, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा अर्थ के द्वारा उस पर अप्लाई किया गया फोर्स के डायरेक्शन के समान होगा। ठीक है, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे समान माना जाता है, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो वस्तु का वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। ठीक है, यानी कि अर्थ के प्रत्येक स्थान पे वस्तु का वेट समान होगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो प्रत्येक प्लैनेट का अलग अलग होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो उसके मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, यानी कि जी का वैल्यू प्रत्येक प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा, यानी कि जो वस्तु है उसका वेट प्रत्येक प्लैनेट पे अलग अलग होगा। यानी कि मास जो होता है वो प्रत्येक प्लैनेट पे या फिर यूनिवर्स में किसी भी स्थान पे समान होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वस्तु का वेट होता है वो यूनिवर्स में प्लैनेट टू प्लैनेट यानी कि स्थान टू स्थान बदलने से क्या होता है, उसका वेट में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम चंद्रमा पे किसी वस्तु के भार का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें पता है एफ इजिकल टू क्या होता है, G/m/r²। एफ यानी कि फोर्स यानी कि वेट, तो वस्तु का जो वेट होगा वो भी इक्वल होगा G/m/r²। यदि हम मून की बात करें तो मून पे किसी वस्तु का जो वेट होगा वो क्या होगा, G/m यानी कि मास ऑफ मून, m/rm यानी कि रेडियस ऑफ मास के वर्ग के, यानी कि ये वैल्यू के समान होगा। इसी प्रकार अर्थ की बात करें तो अर्थ के लिए भी यह फार्मूला अप्लाई होगा। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे कि सारे वैल्यूज जो अर्थ के लिए और मून के लिए अप्लाई होगा उसे हम पुट करेंगे। जैसे यदि अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास, रेडियस, मून का मास और रेडियस, सारे वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हमें इक्वेशन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जब हम दोनों के
वेट का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि उन दोनों के वेट में जो रिलेशन होगा वो होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि दोनों का जो रेशियो होता है वो 1/6 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का मून पर जो वेट होगा वो अर्थ पर पाए जाने वाले वेट के 1/6 के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रणोद तथा दाब, यानी थ्रस्ट एंड प्रेशर। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है जो, या फिर हम खुद किसी डेजर्ट में जाते हैं, तो हम उसमें दो कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा कंडीशन देखते हैं कि हम खड़े हैं, और सेकंड कंडीशन ये देखते हैं कि हम लेटे हुए हैं। तो हम यह महसूस करते हैं कि जब हम रेगिस्तान पे यानी कि डेजर्ट पे यानी कि बालू के ऊपर खड़े हैं तो यह महसूस करते हैं कि हमारा पैर बालू के अंदर थोड़ा धंसा हुआ है। लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो यह महसूस करते हैं कि जो हमारा शरीर है वो सैंड के अंदर उतना नहीं धंस पाता है। इस बात को समझने के लिए दो पॉइंट को समझते हैं। एक है नेट फोर्स, और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इन दो टर्म्स के आधार पे इन दो कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम खड़े रहते हैं तो क्यों हमारा पैर थोड़ा धंसता है, लेकिन जब लेट जाते हैं तो हमारा शरीर नीचे क्यों नहीं धंसता है। यदि फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो क्या होता है कि जब हम खड़े रहते हैं तो फोर्स जो अप्लाई होता है एफ अप्लाई होता है, और उस टाइम जो हमारा एरिया, हमारे शरीर का एरिया जो बालू के कांटेक्ट में आता है, मान लेते हैं कि यह छोटा सा एरिया जो पैर के बराबर है। लेकिन जब लेट जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फोर्स इक्वल अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर का मास है वो सेम है, यानी कि हमारा शरीर का वेट जो होगा वो सेम होगा, यानी कि फोर्स सेम अप्लाई होगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि यह जो फोर्स है वह ज़्यादा सरफेस एरिया पे अप्लाई होता है, और इस कंडीशन में यह फोर्स कम एरिया पे अप्लाई होता है। तो यदि सेम सरफेस एरिया की हम बात करें, यदि पैर के बराबर सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है, और उसी एरिया पे यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि पर यूनिट एरिया पे यहाँ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है और यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई होता है। तो चूंकि इस कंडीशन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है इसलिए हमारा पैर धंसता है, लेकिन जब हम लेट जाते हैं तो उसी एरिया पे कम फोर्स अप्लाई होता है और इसीलिए हमारा शरीर नहीं धंसता है। तो इस बात को समझने के लिए एक नया टर्म का प्रयोग किया गया, क्या है, वही है प्रेशर, यानी कि दाब। तो दाब क्या होता है, यानी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रेशर कहा जाता है। यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट बाय एरिया। यदि इसका एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, थ्रस्ट, यानी कि फोर्स यानी कि न्यूटन, और एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि जो प्रेशर है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूँकि इस प्रेशर का जो कैलकुलेशन किया था, इसकी खोज पास्कल ने किया था, तो उनके सम्मान में जो प्रेशर है उसका एसआई यूनिट पास्कल यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तरलों में दाब, यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु जिसमें मास होता है यानी कि वेट होता है उसके द्वारा एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो जब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के द्वारा भी उस कंटेनर जिसमें उसे रखा गया है उसके
ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो जो लिक्विड है जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसके सरफेस पे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो लिक्विड है जिस कंटेनर में है उस कंटेनर में उस लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वही उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर के बराबर होता है। और इस प्रेशर का जो वैल्यू होता है, जो ये प्रेशर होता है, वो पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्प्लावकता यानी कि बुयांसी। बुयांसी क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डुबाया जाता है, यानी कि किसी तरल पदार्थ के अंदर डुबाया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पर एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है। और जो ऊपर की ओर बल कार्य करता है उसी को बुयांसी फोर्स कहा जाता है। यह जो बुयांसी फोर्स होता है वो क्या होता है, इस तरल पदार्थ के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब किसी वस्तु को हम किसी तरल पदार्थ के ऊपर रखते हैं, यानी कि पानी के ऊपर रखते हैं, तो या तो वो तैरता है या फिर डूबता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह जो प्रक्रिया होती है वो डिफरेंस इन देयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे यदि हम वाटर के ऊपर किसी लकड़ी के टुकड़े को रखते हैं तो क्या होता है, वो तैरता है। लेकिन उसी पानी के ऊपर जब हम किसी आयरन के यानी कि लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो क्या होता है, वो डूब जाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि जो लकड़ी का टुकड़ा है इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, यानी कि घनत्व से कम होता है। इस कारण क्या होता है कि ये डूब नहीं पाता है। लेकिन जो आयरन का टुकड़ा होता है इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, इसलिए यह पानी के अंदर डूब जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसा कि हमने बुयांसी यानी कि उत्प्लावकता में देखा था कि जब किसी वस्तु को किसी फ्लूइड के अंदर डुबाया जाता है तो जिस वस्तु को डुबाया जाता है वह ऊपर की ओर लगता हुआ एक बल को महसूस करता है। इसे ही बुयांसी कहा जाता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने यह बताया कि जब किसी वस्तु को पानी के अंदर या फिर किसी फ्लूइड के अंदर पूरी तरह से या पार्शियली डुबाया जाता है तो क्या होता है कि वह फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है। यानी कि जितना इसका सरफेस एरिया होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, उतने वाटर के वॉल्यूम को या फिर लिक्विड के वॉल्यूम को ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेगा। और जब यह उसे ऊपर की ओर डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा कि ऊपर हुआ लिक्विड नीचे की ओर एक फोर्स अप्लाई करेगा। और यह जो फोर्स अप्लाई होगा यह फोर्स इस वस्तु के ऊपर कार्य करता है। और इसी फोर्स के द्वारा जो वस्तु जिसे लिक्विड के अंदर डुबाया जाता है वह यह महसूस करता है कि इसके ऊपर की ओर कोई फोर्स कार्य करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु को किसी फ्लूइड के अंदर डुबाया जाता है तो उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करता है। ठीक है। यानी कि फोर्स अप्लाइड अपवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा एक बाथ टब में स्नान करते समय महसूस किया गया था। जब वे एक बाथ टब में स्नान कर रहे थे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि जब वो डूबने की कोशिश करते हैं तो लिक्विड के द्वारा उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और तब वे क्या हुआ, यूरेका करते हुए दौड़ते हुए भाग गए। यूरेका कहने का मतलब क्या हुआ, आई हैव गॉट इट, यानी कि मैंने पा लिया। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने यह पाया
कि जब वे डूबते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु किसी लिक्विड के अंदर डूबता है तो जितना लिक्विड के वॉल्यूम को वह डिस्प्लेस करता है, वही लिक्विड उसके ऊपर बाहर की ओर निकलने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, इसका प्रयोग गोल्ड के प्यूरिटी को जानने के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षिक घनत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी वस्तु का डेंसिटी वाटर की तुलना में, यानी कि किसी भी वस्तु का वाटर की तुलना में जो डेंसिटी होता है उसी को उस वस्तु का रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसके साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।